चलो ठीक है। चलो बेटा इधर देखो, अभी आप अब बात करने वाले हैं हम दैट इज रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होता है इसकी बात करेंगे। इधर देखो, आप देखो हमने कल के लेक्चर में क्या किया था बेटा, कल के लेक्चर में हमने जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल देखा है। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, सुनो बेटा, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड जस्ट लाइक सीड इन वाटरमेलन। जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर सीड होते हैं उसी तरीके से क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन फंसे होते हैं किसके अंदर, उस स्फीयर के अंदर जो कि पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। क्लियर है बात वहां पे, ये पहली बात बोली। दूसरी बात क्या बोला उसने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर है बात, ये दो बातें उसने यहां पे बोली थी। और यहां पे देखो उसने क्या बोला बेटा कि जो उसने उसका जो कंक्लूजन निकला था, ये बात तो मैं बता चुका हूं आपको कि जो एटम्स है वो इवनली स्प्रेड है, इसी वजह से उसको डिस्कार्ड भी कर दिया गया। उसने बोला था ना कि पॉजिटिव मास जो है, पॉजिटिव जो चार्ज है वो इवनली क्या है, स्प्रेड है। इसका क्या मतलब है, जो एटम को जो मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो प्रोटॉन तो इवनली स्प्रेड है, तो एक छोटी सी जगह पे कॉन्सेंट्रेट है क्या मास, उसका मतलब नहीं है। तो वही उसका स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो मैंने आपको कल उसके लिमिटेशंस भी बताया था, उसका मॉडल को क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया ये भी बताया था। सिर्फ एक ही बात उसने बोली थी कि नंबर ऑफ किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे बेटा उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसलिए उसको क्या कर दिया गया था, डिस्कार्ड कर दिया गया था। उससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस देखा। कैसे डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, बेरिलियम न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट किया था बेटा जेम्स चैडविक ने, और उसने देखा कि एक नई रेडिएशंस निकली है जिसे हमने क्या बोला था, न्यूट्रॉन रेडिएशन। और जो न्यूट्रॉन है उसका जो हाफ लाइफ होता है कितना होता है, 17 मिनट होता है, मतलब 17 मिनट में ही टूट जाएगा। कौन टूट जाएगा, न्यूट्रॉन। किसमें टूटेगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में। यहां तक हम देख चुके थे। अब बात करेंगे बेटा रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की, या उसे ही कहा जाता है रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अब इसे न्यूक्लियर मॉडल इसलिए कहते, दिस आर द नथिंग बट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था बाय यूजिंग अल्फा रेज और अल्फा पार्टिकल व्हेन द अल्फा पार्टिकल्स इज बम्बार्डेड ऑन द थिन शीट ऑफ गोल्ड प्लेट। So he discovered the nucleus. He discovered the nucleus by Rutherford. इसलिए हम बोलते हैं कि रुदरफोर्ड ने बेटा किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की। देखो क्या हुआ था, आराम से बताऊंगा आपको मैं। देखो क्या हुआ था, जो रुदरफोर्ड है बेटा, रुदरफोर्ड ने क्या किया, रुदरफोर्ड और उसके साथ में उसके दो स्टूडेंट थे। एक था हैंस जिगर और एक था बेटा अर्न मार्सडेन। दो साइंटिस्ट है, मतलब टोटल मिलकर 3 हो गए। ठीक है, एक रुदरफोर्ड है, रुदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट है। उन्होंने मिलकर क्या किया बेटा, एक गोल्ड की थीन शीट ली। जैसे कि गोल्ड की थीन शीट मतलब जैसे कि एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, तो गोल्ड की भी फॉइल बना सकते हैं हम, गोल्ड की भी क्या बना सकते हैं, फॉइल। तो एक गोल्ड की क्या ली बेटा, फॉइल ली, और उस गोल्ड के फॉइल के ऊपर बेटा लगातार अल्फा रेडिएशंस का या अल्फा पार्टिकल का क्या किया, बम्बारमेंट किया। तो उन्हें कुछ ऑब्जर्व नजर आया, कुछ ऑब्जर्वेशंस वहां पे निकले जब उन्होंने गोल्ड की प्लेट के ऊपर या गोल्ड फॉइल के ऊपर, बेटा इधर देखो आप पीछे वाले, बेटा गोल्ड प्लेट के ऊपर उन्होंने जब लगातार क्या किया, बम्बारमेंट किया किसका, अल्फा पार्टिकल का। तो उन्हें ऐसे नजर आया कि मोस्ट ऑफ दी जो अल्फा रेडिएशंस थी वो उस प्लेट में से पास हो गई। मोस्ट ऑफ दी अल्फा रेडिएशंस, अबाउट 99.99%। मतलब समझ में आ रही ना बात है आपको, मतलब मोस्ट ऑफ दी रेडिएशन उस अल्फा रेडिएशंस है उस थीन गोल्ड प्लेट में से क्या हो गई, पास हो गई, स्ट्रेट लाइन में पास हो गई। सबको समझ में आया। और दूसरी बात, कुछ रेडिएशन स्मॉल फ्रैक्शन बोले तो बहुत कम होता है, फ्रैक्शन बोले तो फ्यू ऑफ देम, उसमें से फ्यू ऑफ देम जो थी, या फ्रैक्शंस में बोलो कुछ जो है वो स्मॉल एंगल से मुड़ गई बाय थीटा एंगल से क्या हो गई, मुड़ गई। और कुछ जो रेज है बेटा वो लार्ज एंगल से मुड़ गई, और उसमें से भी कुछ रेज, मतलब नियरली 1 रेज आउट ऑफ 20,000 उसमें से जो कुछ रेज थी बेटा 20,000 में से एक रेडिएशन जो है वो बाउंस बैक आ गई। समझ में आ रहा है कि आपको क्या बोल रहा हूं। तो इधर देखो बेटा क्या हुआ था। अब इधर देखो मैंने क्या बोला, रुदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया है जिसे हम रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। न्यूक्लियर मॉडल इसे इसलिए कहते हैं कि दिस आर द नथिंग बट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। उसके वजह से न्यूक्लियस की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। क्या बोलेंगे, रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अब बात करते हैं रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल की। इधर देखो आप, रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, न्यूक्लियर
न्यूक्लियर मॉडल। मॉडल किसका है बेटा? ये न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। और इसी को अल्सो कॉल्ड एज कहते हैं बेटा अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बोलो? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रेस, रेस चाहिए यहां पे, चलिए मैं ठीक है यहां पे लिख देता हूं रेस, अल्फा रेस, अल्फा रेस बोलो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसे अल्फा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या किया था उसने, जो गोल्ड की प्लेट ली थी बेटा, जो गोल्ड की फॉइल ली थी किसने? रुदरफोर्ड ने, और उसके साथ में जो दो साइंटिस्ट थे बेटा, दैट इज हैंस जिगर एंड मार्सडेन, उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट किया है। कहां पे किया अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट? गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब सवाल यह है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, यह भी बात बताता हूं। इधर देखो बेटा, मैंने क्या बोला आपको, इधर देखिए आप, हमने ये बोला रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट। इधर देखो बेटा, उसके दो स्टूडेंट्स है, हिज स्टूडेंट्स। पहला जो है वो है हैंस, क्या है? हैंस जिगर, हैंस जिगर ये है। एंड दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या है? मार्सडेन। दूसरा क्या है? मार्सडेन, मार्सडेन क्या है? मार्सडेन। ये ऐसा नहीं, एक मिनट की आपको नजर आएगा, एंड मार्सडेन क्या हो जाएगा? मार्सडेन बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल, या आप अल्फा रेस बोलिए, नो डाउट, आप अल्फा पार्टिकल बोलिए या अल्फा रेस बोलिए। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? नथिंग बट द हीलियम पार्टिकल, और हीलियम पार्टिकल को ही हम क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बेटा? बीटा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल को क्या कहते हैं? हीलियम। कल ही बता चुका हूं आपको, ठीक है। सो दैट इज रुदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट हैंस जिगर एंड मार्सडेन बम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल ऑन दी थीन शीट। थीन समझता ना आपको? थीन बोले तो बेटा पतली, आप जितनी सोच रहे हो उससे ज्यादा पतली, ठीक है, समझ में आ रही ना? थीन शीट ऑफ या थीन फॉइल ऑफ, थीन गोल्ड फॉइल। कैसी फॉइल ली है बेटा? यहां पे गोल्ड की फॉइल ली, और वो कैसी ली है? थीन ली है। अब सवाल ये है कि गोल्ड की फॉइल ही क्यों यूज की, उसने आयरन की फॉइल यूज क्यों नहीं की, उसने एल्यूमिनियम की फॉइल यूज क्यों नहीं की? समझ में आ रही है? वो तो सस्ती पड़ जाती थी, ठीक है, उस टाइम में बेटा सस्ती और महंगे का सवाल नहीं था, ठीक है। आपको एक बात बता दूं, पहले 18 सेंचुरीज के पहले क्या था? एल्यूमिनियम सोने से ज्यादा महंगा था, गोल्ड से ज्यादा। लेकिन अब देखो एल्यूमिनियम क्या हो गया, 20-25 रुपए किलो के आसपास है। समझ में आ रही ना बात है आपको? एक्चुअली उस टाइम में इतना महंगा क्यों था? क्योंकि बेटा जो एल्यूमिनियम को निकालने के लिए उस टाइम में पर्टिकुलर इक्विपमेंट नहीं थी, पर्टिकुलर मशीनरीज नहीं थी, पर्टिकुलर टेक्निक्स नहीं थी, इस वजह से वो एल्यूमिनियम को कम निकाल पाते थे। चलिए इसके ऊपर बात नहीं करते, पहले बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड की फॉइल इसलिए ली बेटा क्योंकि जो गोल्ड का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड, न्यूक्लियस ऑफ जो गोल्ड होता है बेटा वो हेवी होता है। न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड क्या होता है? हेवी न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस क्या होता है? हेवी होता है। हेवी का मतलब क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। आ गया सबको समझ में? अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज्यादा है तो अल्फा रेस जो होता है वो प्रोटॉन के जैसा होता है, मतलब अल्फा रेस पे जैसा प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, तो अल्फा रेस पे भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। पहली बात, अल्फा रेस का मास जो है वो हीलियम न्यूक्लियस के बराबर है। दूसरी बात, अल्फा रेस पे जो चार्ज है वो 2 प्रोटॉन के बराबर है। समझ में आ गई बात? यहां पे या ऐसे बोलिए कि 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन पॉजिटिव में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे अगर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो अल्फा पार्टिकल पे 2 यूनिट चार्ज होगा, लेकिन किसमें होगा? पॉजिटिव में होगा। क्लियर है बात यहां पे? तो देखो इसलिए हमने यहां पे गोल्ड यूज किया है, क्योंकि गोल्ड का न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? हेवी होता है। और दूसरी बात, गोल्ड क्या है? नोबेल मेटल है। कैसा मेटल है? नोबेल मेटल। आपको पता है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, इन्हें क्या बोलते हैं? नोबेल मेटल। क्या बोलते हैं इन्हें? नोबेल मेटल। क्या होते हैं नोबेल मेटल? जरा बताइए मुझे आप, किसे कहते हैं नोबेल मेटल? नोबेल मेटल, जैसे कि नोबेल गैस बोला था हमने, क्या बोला था? नोबेल गैस। क्या होते हैं नोबेल गैस? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। क्यों कहते हैं उन्हें नोबेल गैस? क्योंकि वो किसी के साथ में रिएक्शंस नहीं करते हैं। आपको पता है ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। बेटा कभी भी अगर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन के लेन देन की वजह से होती है। तो बेटा जो नोबेल गैस है, ना तो उन्हें इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो इलेक्ट्रॉन की लेन देन नहीं करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की लेन देन नहीं होगी तो बेटा वो किसी के साथ में रिएक्शन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसलिए वो होते हैं नॉन रिएक्टिव। क्या बोलेंगे? नॉन रिएक्टिव। मतलब किसी के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं क्या? नहीं।
किसी के साथ में कोई लेना देना नहीं बेटा, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई नाता नहीं, कोई रिलेशन नहीं। समझ में आ गई बात? उन्हें बोलते हैं नोबेल। क्या बोलते हैं उन्हें? नोबेल। तो बेटा ये जो गोल्ड है ये भी क्या है? नोबेल मेटल है। आपको पता है कि गोल्ड फ्री स्टेट में मिलता है, पता है ना आपको, कि किसी के साथ में मिलता है? नहीं ना। जो बेटा माइन से या बेटा अर्थ क्रस्ट में जब गोल्ड पाया जाता है तो वो बेटा फ्री स्टेट में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करना चाहता। वही आयरन ले लीजिए आप, वही जिंक ले लीजिए। आपको आयरन कभी आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। आयरन वो किसी के साथ में मिलेगा, हेमेटाइट के फॉर्म में मिलेगा, ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा। आ रही है ना सबको समझ में? कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा। हमेशा किसी के साथ में रहना चाहता है आयरन, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, गोल्ड की रिएक्टिविटी कम है। कम इतनी कम है कि रिएक्शन ही नहीं शो करता किसी के साथ में जल्दी, इसलिए आपको ये फ्री स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। दिस इज ऑब्टेन इन फ्री स्टेट, ऑब्टेन इन फ्री स्टेट, इसलिए इसे आल्सो कॉल्ड एज क्या बोलते हैं बेटा? नोबेल मेटल कहते हैं। आगे सबको समझ में? ऐसा हुआ हमने बेटा अल्फा पार्टिकल लिया, हमने क्या लिया? अल्फा पार्टिकल लिया, और गोल्ड ने बेटा अल्फा पार्टिकल के साथ में रिएक्शन कर दी, यहां पे रह गया एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रही है ना बात आपको? इधर देखो बेटा, सो एक्सपेरिमेंट में हमने गोल्ड प्लेट इसलिए यूज की क्योंकि वो नोबेल मेटल है, किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरी बात, उसका न्यूक्लियस कैसा है बेटा? हेवी है। आगे सबको समझ में क्लियर है? अब आगे देखिए आप, देखो होता क्या है, इसने ऑब्जर्व किया, किसने? रुदरफोर्ड ने। कैसे ऑब्जर्व किया? देखो रुदरफोर्ड ने बेटा क्या किया, इस तरीके से गोल्ड की प्लेट ली, तो गोल्ड के अंदर गोल्ड के एटम हो गए। अरे हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। तो देखो कुछ इस तरीके से एटम्स होंगे गोल्ड के, मैं निकाल के बताता हूं, 4-5, एक, ये 2 और ये 3, और चलिए 4 निकाल देते, बस 4 ही निकाल देते। इनका जो सेंटर है इसे बोलेंगे न्यूक्लियस, इसका जो सेंटर है उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। ये थोड़ा सा इसे डार्क कर देता हूं। क्यों डार्क कर रहा हूं बात करेंगे बाद में। इधर देखो बेटा, ये जो है ये न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस है? ये आपका गोल्ड के एटम का न्यूक्लियस है बेटा। ये गोल्ड फॉइल है, उसके जो एटम है ये उसका क्या है बेटा? न्यूक्लियस है, मतलब सेंटर है। मतलब क्या है? सेंटर है। अब देखो हुआ क्या, मैंने ये बोला बेटा आपको कि उसने बेटा लगातार इस गोल्ड प्लेट के ऊपर, इस गोल्ड प्लेट के ऊपर, इस गोल्ड प्लेट के ऊपर क्या किया? इस गोल्ड फॉइल के ऊपर लगातार बम्बारमेंट किया है। किसका? अल्फा रेडिएशन का। तो उसे ऐसे दिखा। अब उसने क्या किया, उसके जो स्टूडेंट थे उन्हें बोला कि अब देखो तुम क्या करना है, तो मैं जाके होल्ड लपेट के मस्त सो जाता हूं, ठीक है? समझ में आ रही ना बात है? दिन भर देखते बैठेगा कि उसे वो, उसने क्या किया, काम दे दिया उनको, उसके स्टूडेंट को, देखते बैठो क्या होता है करके, क्या चेंज होता है। तो बेटा ऐसे देखा, क्या हुआ जब अल्फा रेडिएशंस का बम्बारमेंट हो रहा था तो मोस्ट ऑफ दी अल्फा रेडिएशन इसमें से क्या हो रही थी? पास हो रही थी स्ट्रेट लाइन में। ये अल्फा रेज है, या आप इसे क्या बोल सकते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे? अल्फा पार्टिकल। मोस्ट ऑफ देम, अबाउट 99.9% जो है अल्फा रेज क्या हो रही थी? पास हो रही थी। क्लियर है बात? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। अब देखो उसमें से कुछ रेडिएशन क्या हो रही थी बेटा? स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। देखो मैं वो भी बता देता हूं, कुछ रेडिएशन, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रही थी? स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। देखो इधर देखो आप, ये रेज आई अल्फा रेज, ये क्या हो गई? अल्फा रेज। अब यहां से जैसे टक्कर मारी उसने, वो यहां से क्या हो गई बेटा? डिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई। इधर देखिए आप, वो थोड़ी सी क्या हो गई बेटा? डिफ्लेक्ट हो गई। चलिए मैं ऐसे पूरा ही बता देता हूं। इधर देखिए, पूरी यहां से क्या हो गई बेटा? थोड़ी सी स्मॉल एंगल से क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। इधर देखो ऐसे जाने वाली थी रेडिएशन ये। अब ये रेडिएशन का पाथ कैसे था? ऐसे था। तो कुछ रेडिएशन थीटा इस एंगल से क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गए। इस थीटा को बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग एंगल। आ रहा है सबको समझ में? जितने एंगल से वो स्कैटर्ड कर गई, मतलब 30 डिग्री से, 40 डिग्री से, 45 डिग्री से, समझ में आ रहा है ना? मोस्ट ऑफ द रेडिएशन बेटा उस गोल्ड प्लेट में से क्या हो गई थी? पास हो गई थी। कुछ रेडिएशन, fractions of radiation is reflected by a angle theta and that angle is a scattering angle. क्या बोलते हैं इसे? Scattering angle. क्या बोलेंगे आप इसे? बोलो बेटा, scattering angle. Scattering angle. इधर देखिए, scattering angle. ठीक है? अब देखो उसके बाद में ऐसे ऑब्जर्व हुआ कि कुछ जो रेडिएशन है वो स्मॉल एंगल से स्कैटर्ड हो रही है और कुछ रेडिएशन लार्ज एंगल से स्कैटर्ड हो रही है। तो देखो एक दूसरी रेडिएशन है यहां से, इधर देखो बेटा एक दूसरी रेडिएशन आई यहां से, इधर देखिए, और वो बेटा ऐसे कुछ ज्यादा मुड़ गई, ज्यादा टिल कर गई, ज्यादा डिफ्लेक्टेड हो गई। देखो ये ऐसे जाने वाली थी, ये बात सबको क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है ना बेटा? ऐसे जाने वाली थी। अब इसके बीच में जो एंगल बन गया वो मान गया, कितना बन गया? थीटा। अब दोनों थीटा सेम है क्या? नहीं है। तो अगर मैं इसे थीटा 1 कह दूं तो इसे क्या बोलेंगे? थीटा 2। और आपको साफ साफ नजर आ रहा है यहां पे कि थीटा 2 विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ दी थीटा 1। अरे समझ में आ रहा है ना? ऐसे नहीं तो ऐसे थोड़ी ना होगा कि जो अल्फा रेडिएशन
जितनी अल्फा रेडिएशन, कुछ अल्फा रेडिएशन बेटा स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होगी, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होगी। ऐसा नहीं होगा कि सारी रेडिएशन एक ही एंगल से डिफ्लेक्ट होगी। सबको समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैं यहां पे ये बता रहा हूं कि θ2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दी θ1। क्लियर है? आया सबको समझ में? अब देखो, अब हुआ क्या, अब ये हुआ बेटा, अब देखो इसमें से हमने बोला है कि 99.9% जो रेडिएशन है वो इस गोल्ड प्लेट में से क्या होगी? पास होगी। फ्रैक्शंस ऑफ रेडिएशंस जो है वो स्मॉल एंगल से मुड़ गई, और फ्यू ऑफ देम कैसे चढ़ गई? दैट इज लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होगी। फ्यू ऑफ देम लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होगी। और देखो नियरली वन रेडिएशन आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से सिर्फ एक रेडिएशन, 20,000 में से एक रेडिएशन बेटा बाउंस बैक कर गई। क्या कर गई? बाउंस बैक बाय 180 डिग्री। इधर देखो ऐसे नजर आया उसे कि कुछ एक रेडिएशन आई। देखो रेडिएशन का बंबारमेंट तो लगातार शुरू है, रेडिएशन का बंबारमेंट लगातार शुरू है। कौन से रेडिएशंस का? अल्फा रेस का या अल्फा पार्टिकल का। उसने देखा कि 20,000 में से एक रेडिएशन बेटा 180 डिग्री से क्या आ गई? यहां से बाउंस बैक आ गई। देखो ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रही थी, और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 का। अगर मैं इसी के ऊपर बता दूं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आया यहां पे? तो देखो बेटा अबाउट वन रेडिएशन, अबाउट नियरली वन आउट ऑफ बोलो, आउट ऑफ 20,000, आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से ऐसे नजर आया कि नियरली वन रेडिएशन ही क्या आई है? वापिस आई है। क्लियर है बात यहां पे? अबाउट 99.9% रेडिएशन क्या हो रही थी? उस गोल्ड प्लेट में से पास हो रही थी। और फ्रैक्शन बोले तो कुछ ही रेडिएशन, समझ में आ रही है ना? 4-5 रेडिएशन मान लीजिए आप, 4-5 रेडिएशन क्या हो रही थी? स्मॉल एंगल से क्या हो रही थी? डिफ्लेक्ट हो रही थी। और उतने रेडिएशन में से वो 4-5 से भी कम, a few of them 2-3 रेडिएशंस क्या हो रही थी? लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। और देखो 20,000 में से सिर्फ नियरली वन रेडिएशन ही वापस आ रही थी। आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है बात यहां पे? तो बेटा क्या हुआ, रात के नियर अबाउट 2 या 3 बजे हो गए, उसके जो स्टूडेंट्स है रुदरफोर्ड के, उसने ऐसे देखा कि 20,000 में से एक रेडिएशन बाउंस बैक आ रही है। तो वैसे ही उसने क्या किया, रुदरफोर्ड को उतनी ही रात में बेटा उन्होंने बुक्स में दिया है, बेटा रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है ना उसमें दिया है, रात के 2 से 3 बजे हो गए, तो उसके स्टूडेंट ने उसे इन्फॉर्म किया कि देखो यहां पे थोड़ा सा क्या हो रहा है करके, नियरली 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा है। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? तो बेटा जैसे ही रुदरफोर्ड आया उसने क्या किया, इस अल्फा रेस की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। अल्फा रेट की क्या बढ़ा दिया? इंटेंसिटी। जैसे इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है पता है? अगर मान लीजिए 1 मिनट में 10 रेडिएशन जा रहे थे, ओए 1 मिनट में कितने रेडिएशन जा रहे थे? 10 रेडिएशन। अब 1 मिनट में उसने 100 रेडिएशन भेजना शुरू कर दिए। इसे बोलते हैं इंटेंसिटी को बढ़ाना। आ गया सबको समझ में? अब मुझे एक बात बताइए, अगर पहले 1 मिनट में अगर 10 रेडिएशन जा रहे थे, अब 1 मिनट में बेटा 100 रेडिएशन जा रहे हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ गई। किसकी इंटेंसिटी बढ़ गई? बोलो, अल्फा पार्टिकल की। मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बढ़ गए। अब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर बढ़ जाए तो पहले देखो 20,000 में से एक रेडिएशन वापस आ रहा था, 20,000 में से एक रेडिएशन वापस आ रहा था। अब अगर आपने 40,000 कर दिया तो कितने रेडिएशन वापस आएंगे? 2। आगे सबको समझ में? क्लियर है? अगर हमने 60,000 रेडिएशन भेजे तो कितने रेडिएशन वापस आएंगे? 3। अगर हमने बेटा 1 लाख रेडिएशन भेजे तो कितने रेडिएशन वापस आएंगे? 5। समझ में आ रहा है ना? मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, जो बैक रेडिएशंस आ रहे थे उनकी तादाद बढ़ जाएगी, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। आ रहा है ना सबको समझ? मेरे सबको समझ में आया? देखो आपको मैंने ये बोला बेटा कि जो मोस्ट ऑफ रेडिएशन है उसमें ये जो है, इसमें से गोल्ड प्लेट में से क्या हो रही थी? पास हो रही थी। कुछ रेडिएशन स्मॉल एंगल से मुड़ रही थी, कुछ रेडिएशन लार्ज एंगल से मुड़ रही थी, और 20,000 में से एक रेडिएशन क्या हो गया, 20,000 में से एक रेडिएशन बेटा बाउंस बैक कर रही थी बाय 180 डिग्री, बाय 180 डिग्री। क्लियर है बात यहां पे? ये उसका ऑब्जर्वेशन था। ये क्या था? ऑब्जर्वेशन। तो इसके ऊपर से कंक्लूजन निकलता है। इसके ऊपर से क्या निकलता है? कंक्लूजन। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मोस्ट ऑफ द रेडिएशन अबाउट 99.9% रेडिएशन अगर पास हो रहा है एटम के अंदर से, तो एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है अबाउट 99.9% वो एम्प्टी होगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? ऊपर का माला खाली है तो सारे अल्फा रेडिएशन पास हो जाएंगे। आ रही है समझ में? ऊपर का माले में अगर होगा कुछ ना कुछ तो अल्फा रेडिएशन बेटा बाउंस बैक कर जाएंगे। समझ में आ रही है ना? आपकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना बेटा? इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? इधर देखिए, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो हमारे पास में एटम है, ये क्या है? एटम है। इधर देख लीजिए, ये एटम है, और ये जो एटम है, ये एटम का सेंटर क्या है? बोलो, न्यूक्लियस। इसे ही हमने क्या बोला है? न्यूक्लियस बोला है।
इधर देखिए, अब आपको यहां से क्लियर है कि ये जो न्यूक्लियर का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अबाउट बोलो 99.9% जो पार्ट है बेटा, ये क्या रहेगा? खाली, अरे एम्प्टी रहेगा। क्लियर है सबको बातें यहां पे? ये मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या रहेगा? एम्प्टी रहेगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये किसके बराबर है बोलो? हेलियम न्यूक्लियस के बराबर है। अल्फा रेस जो है वो किसके बराबर है? हेलियम न्यूक्लियस। अगर मैंने हेलियम न्यूक्लियस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हेलियम न्यूक्लियस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। देखो होता क्या है, जैसे ही हमने बेटा क्या किया, हेलियम न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकाले, उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा रेस। क्या बोलते हैं? अल्फा रेस। अब मुझे बताइए, अल्फा रेस पे पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे देखो, अब पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। तो रिपेल यहां से सेंटर से हो रही थी रिपेल। कौन रिपेल हो रही थी? अल्फा रेस। अल्फा रेस एटम के सेंटर से क्या हो रही थी? रिपेल हो रही थी। अल्फा रेस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और जहां से वो रिपेल हो रही थी वहां पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। अरे समझ में आ रहा है ना? अरे नेगेटिव होता तो उसे ऑब्जॉर्ब कर लेता ना वो। सबको समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब है बेटा, उसने ऐसे कंक्लूड निकाला कि जो एटम है, जो एटम का जो सेंटर है, एटम का जो सेंटर है, उसे उसने नाम दिया दैट इज न्यूक्लियस। क्या दिया उसे नाम? उसने न्यूक्लियस, बाय रुदरफोर्ड। दैट इज द सेंटर ऑफ एटम व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस बाय रुदरफोर्ड। किसने नाम दिया? रुदरफोर्ड ने। उसने ऐसे कंक्लूड निकाला कि 20,000 में से एक रेडिएशन जब सेंटर पे जा रही है तो वो वापस आ रही है, बाउंस बैक कर रही है। इसका मतलब है कि इस सेंटर ऑफ जो एटम है, एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? सेंटर ऑफ एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तभी तो अल्फा रेस वापस आ रही है ना बेटा। अल्फा रेस क्या आ रही है? वापस बाउंस बैक कर रही है, क्योंकि अल्फा रेस पे तो हमें पता है ना कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो सेंटर से वापस आ रही है, मतलब सेंटर में भी कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब सवाल यह है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एटम का वो हैलो है, तो एटम का मास कहां पे है? एटम का मास सेंटर में सिचुएटेड है। सबको समझ में आया? क्लियर है बात? यहां पे एक जो होल एटम का जो मास होगा बेटा, एक छोटी सी जगह में क्या होगा? कॉन्सेंट्रेट होगा, और उस छोटी सी जगह को ही क्या बोला उसने? न्यूक्लियस। और ये बात सबको क्लियर है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे नहीं आया? न्यूक्लियस पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है। उसने कैसे कंक्लूड किया कि अब पॉजिटिव, जब बेटा 20,000 में से एक रेडिएशन वापस आ रही थी तो उसने ऐसे सोचा, ऐसे कंक्लूड निकाला कि एटम के अंदर कोई ऐसा पॉजिटिव पार्ट है, ऐसा पॉजिटिव पार्ट है जिसकी वजह से अल्फा रेज उसे टक्कर मार के वापस आ रही थी। और दूसरी बात, एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है बेटा? खाली है। तो एटम का मास कहां गया? तो एटम का मास उसने बोला कि एक छोटी सी जगह पे कंसंट्रेट होगा, उसे हमने क्या बोला है? न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे उसे? न्यूक्लियस। दिस आर द नथिंग बट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय रुदरफोर्ड। अब दूसरी बात, हमें क्या पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बेटा? बोलो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर है बात यहां पे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आपको यह तो पता है कि प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ये गोल्डस्टीन ने उससे पहले बता दिया था, गोल्डस्टीन ने उससे पहले बता दिया था। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन न्यूट्रॉन उस टाइम में डिस्कवर नहीं हुआ था जब रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहा था। न्यूट्रॉन तो 1932 में डिस्कवर हुआ, ये तो उससे पहले की बात है। गोल्डस्टीन के बाद की बात है बेटा, 1920 के आसपास की बात है। क्लियर है बात यहां पे? तो बेटा उसने ऐसे देखा कि ये जो एटम का जो मास है, एटम का जो मास है, प्रोटॉन तो डिस्कवर हो चुका था, लेकिन प्रोटॉन के बराबर मास नहीं आ रहा था, प्रोटॉन के 2 टाइम्स आ रहा था। अगर मान लीजिए किसी एटम के अंदर 2 प्रोटॉन है तो उसका मास 2 नहीं आ रहा था बेटा, 2 यूनिट नहीं आ रहा था। कितना यूनिट आ रहा था? 4 यूनिट। अगर किसी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा 10 है तो उसका मास 10 आना चाहिए, तो वो 10 नहीं आ रहा था। कितना आ रहा था? 20 यूनिट आ रहा था, 20 यूनिट। अगर किसी एटम के अंदर बेटा 80 प्रोटॉन है तो उसका मास 80 नहीं आ रहा था। कितना आ रहा था? 160 के आसपास, डबल आ रहा था। तो ये तो उसे पहले ही पता चल गया था कि एटम के अंदर कोई ऐसा एक पार्टिकल है जिसका मास नियरली और इक्वल टू बोलेंगे प्रोटॉन के बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है। लेकिन वो उस वक्त में उसे फाइंड आउट नहीं कर पाया था। कौन? रुदरफोर्ड। इसलिए बेटा इसलिए उस टाइम में उसकी डिस्कवरी भी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल नहीं है। आपको बात तो समझ में आ रही है ना? क्या बोल रहा हूं, दोबारा से सुनो बेटा। आपको एक बात क्लियर है कि जो एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज में पूरा का पूरा मास जो है एटम का क्या हुआ है? कॉन्सेंट्रेट हुआ है। और उस सेंटर ऑफ एटम को ही हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है?
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबको समझ में आया? अब देखो मैंने ये बोला है कि ये जो एटम का जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा अबाउट 99.9% एम्प्टी, इसमें कुछ नहीं है, ये खाली है। क्लियर है? तो एटम का मास कहां पे होगा कंसंट्रेट? बोलो न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप क्या कहते हैं? बोलो बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? बोलो न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। तो इसका क्या मतलब है कि मास जो होगा एटम का वो किसकी वजह से होगा? न्यूक्लियॉन की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? न्यूक्लियॉन की वजह से, या न्यूक्लियर पार्ट की वजह से। किसकी पार्ट की वजह से? न्यूक्लियर पार्ट। और जो न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट होता है बेटा, इसे बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं इसे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या बोलते हैं? बोलो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मैं आपको डे 1 में ही बता चुका हूं कि न्यूक्लियस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। देखो उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की, बिल्कुल बात की, बात करेंगे हम भी, मैं बताऊंगा आपको पोस्टुलेट्स। ये होने दीजिए पहले। इलेक्ट्रॉन की बात की। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के सेंटर में नहीं होता है बेटा। एटम के सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। और आउट ऑफ न्यूक्लियस एक पार्टिकल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जिस रीजन में है उसे बोला जाता है, बोलो बेटा क्या बोलते हैं उसे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और न्यूक्लियस जिस रीजन में होता है उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियन का मतलब क्या हो जाएगा? बोलो न्यूक्लियर पार्ट। कौन सा पार्ट हो जाएगा? न्यूक्लियर पार्ट। और इस न्यूक्लियर पार्ट में क्या है बेटा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसी की वजह से एटम को क्या होता है? मास होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? निग्लिजिबल। आपको समझ तो आ रही है ना बातें? फास्ट हो रहा क्या बेटा? अरे फास्ट हो रहा क्या? नहीं ना। देखो यहां पे मोस्ट ऑफ द पार्ट जो खाली है, मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली है, और एटम का जो मोस्ट ऑफ द मास है बेटा वो एक स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेट है। और उसी स्मॉल रीजन को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस। मतलब जो न्यूक्लियर पार्ट है, कौन सा पार्ट है बेटा? न्यूक्लियर पार्ट। इसे बेटा ऐसे लिख देते हैं, इधर देखिए थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ये पहले भी अच्छे से लिखा हुआ है लेकिन और भी अच्छे से लिख सकते हैं इसे, ठीक है? तो ये जो न्यूक्लियर पार्ट है, कौन सा पार्ट है? बोलो न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट। ये जो न्यूक्लियर पार्ट है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रे? बोलो रिस्पॉन्सिबल फॉर बोलो मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम। अरे जो एटम का जो मास होगा बेटा, एटम का जो मास होगा वो किसकी वजह से होगा? न्यूक्लियर पार्ट की वजह से होगा कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की वजह से होगा? न्यूक्लियर पार्ट की वजह से होगा। आ गया सबको समझ में? अब ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है इसकी वजह से मास होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा इसकी वजह से? वॉल्यूम। सबको समझ में आया? जो एटम दिखेगा आपका, जो वॉल्यूम दिखेगा बेटा एटम का, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की वजह से होगा। सो हम यहां पे ये भी लिख देते हैं कि दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोलो वॉल्यूम ऑफ एटम। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ एटम। सबको समझ में आ गया? ये बातें वहां से उसने बोली बेटा कि यहां पे जो वॉल्यूम है वो एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की वजह से आता है, और मास जो है एटम का वो किसकी वजह से आता है? न्यूक्लियर पार्ट की वजह से आता है। सबको समझ में आ गया कि मास ऑफ जो एटम है एक स्मॉल रीजन में कंसेंट्रेटेड है। उस स्मॉल रीजन को ही हमने क्या बोला है बेटा? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। सो दिस आर दी नथिंग बट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय रुदरफोर्ड। क्लियर है बात? यहां पे आ गया सबको समझ में? ये कंक्लूजन कहां से निकला है? यहां से निकला है कि दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द रेडिएशन पास हो रही थी, आउट ऑफ विच फ्यू ऑफ रेडिएशंस क्या हो रही थी? डिफ्लेक्टेड हो रही थी बाय स्मॉल एंगल, और आउट ऑफ फ्यू ऑफ देम पास हो रही थी बाय लार्ज एंगल, बाय डिफ्लेक्ट हो रही थी लार्ज एंगल, और नियरली वन रेडिएशन आउट ऑफ 20,000 बाउंस बैक कर रही थी बाय 180 डिग्री, बाय 180 डिग्री। तो इस पर से उसने एक कंक्लूड निकाला कि एटम का जो सेंटर है बेटा उसमें एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, और उसी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज में पूरा का पूरा एटम का क्या मास है? डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। उसी को उसने क्या बोला बेटा? न्यूक्लियस। किसने बोला? रुदरफोर्ड ने। क्या बोला? न्यूक्लियस। और कैसे उसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस? किसका बम्बारमेंट किया? बोलो अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट क्यों किसके ऊपर किया? गोल्ड फॉइल के ऊपर। गोल्ड फॉइल क्यों ली बेटा? सबको समझ में आया अभी? उसका न्यूक्लियस क्या था? हेवी। हेवी का मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए ना रे। सबको समझ में आया? अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो रिपल्शन ज्यादा होगा ना। पहले आपने छोटा छोटा अगर ले लिया न्यूक्लियस तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए? कम हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर कम होंगे तो कम डिफ्लेक्ट करेंगे कि ना? कम करेंगे ना डिफ्लेक्शन। आगे सबको समझ में क्लियर है? अब आगे सुनिए। आगे देखो बेटा उसने और क्या बोला, यहां से क्लियर है सबको?
99% एम्प्टी है बेटा, एम्प्टी है। और जो मास है, और मास है एटम का, और पॉजिटिव चार्ज है एक स्मॉल रीजन में कंसेंट्रेट है, उसको क्या बोला? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया? प्रोटॉन की वजह से। और मास किसकी वजह से आया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। सबको समझ में आ रहा ना कि एटम का मास बेटा प्रोटॉन के मास से डबल आ रहा था ना। तो उसे तो फिर पता चल गया, इलेक्ट्रॉन तो पहले डिस्कवर हो चुका था, 1897 में हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन तो पहले डिस्कवर हो चुका था, इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल था, जो कि निग्लेक्ट करते थे। लेकिन उसे हर बार नजर आ रहा था कि एटम का मास प्रोटॉन के 2 टाइम आ रहा है, एटम का मास 2 टाइम आ रहा है। तो उस पर से उसने कंक्लूड निकाला कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक और थर्ड पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल है, और उसका मास नियरली प्रोटॉन के मास के बराबर है। इस वजह से एटम का मास 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन आ रहा था। क्लियर है सबको बातें? आगे सबको समझ में? सो अब देखो आगे बेटा, आगे देखो यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे कंक्लूजन। अब कंक्लूजन के बाद में देखो आप, कंक्लूजन के बाद में उसने और कुछ बातें बोली। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं उसे। नेक्स्ट क्या बोला उसने? इधर देखो बेटा, नेक्स्ट उसने ये बोला, नेक्स्ट क्या बोला बेटा उसने, कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। और उस फिक्स सर्कुलर पाथ को बोलते हैं बेटा, बुक्स बंद कर दो अभी, इधर देखो, उस फिक्स सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। और क्या कहते हैं उसे? शेल कहते हैं। मैं ये कंक्लूजन लिख के दूं क्या आपको बेटा? ये कंक्लूजन लिख के देना है क्या? कि समझ में आ गया? आ रहा है ना समझ में? कि लिख के बताओ। देखो कंक्लूजन क्या था, इधर देखो, 1 मिनट में बता देता हूं, लिख के बता देता हूं। इधर देखो बेटा, इधर देखो, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर ने कंक्लूजन लिखा के नहीं दिया। इधर देखिए कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या था? बोलो। मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, मोस्ट ऑफ रेस, मोस्ट ऑफ द रेस, कौन सी रेस? बोलो रे, कौन सी रेस? अल्फा रेस, अल्फा रेस पास स्ट्रेट लाइन, पास स्ट्रेट लाइन। कैसे पास हो रही थी? स्ट्रेट लाइन में पास हो रही थी। किसमें से? गोल्ड प्लेट में से, गोल्ड प्लेट में से, गोल्ड प्लेट में से मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस क्या हो रही थी बेटा? पास हो रही थी, अबाउट 99.9%। दूसरी बात, a few of them deflected by small angle और scattered by small angle, सही है ना? scattered by small angle, कुछ जो रेडिएशन है वो स्मॉल एंगल से, थीटा से क्या हो रही थी? स्कैटर्ड हो रही थी। स्कैटर्ड बोलिए या डिफ्लेक्ट बोलिए। देखो इसके ऊपर प्रॉब्लम आते हैं। अगर आपको स्कैटरिंग समझ में आ रहा है तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिए जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल दिए जाएंगे और बताइए कि इसमें से कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे थे। उसके लिए फॉर्मूला एन थीटा इज इक्वल टू एन आई जी स्क्वायर अपॉन साइन 4 थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूला, पहले कंक्लूजन देख लीजिए आप कि कुछ जो है लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होगी, कुछ क्या होगी? स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होगी। और वेरी फ्यू ऑफ देम, उसके बाद में देख लीजिए, अ फ्यू ऑफ देम scattered by small angle, a very few of them, scattered by, बोलो, scattered by large angle, कैसे होगी बेटा? लार्ज एंगल से क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। लार्ज एंगल से क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इधर देखो, नियरली वन आउट ऑफ बोलो ना, आउट ऑफ 20,000 is bounced back by 180 degree, is bounced back by 180 डिग्री। क्लियर है बात यहाँ पे? ये उसका ऑब्जर्वेशन था, ये कंक्लूजन नहीं था बेटा। ये क्या था? ऑब्जर्वेशन। ये उसे ऐसे नजर आया। क्लियर है बात यहाँ पे? इसे क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। कंक्लूजन तो ये है ना, कंक्लूजन तो ये है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज हैलो और एम्प्टी, most of the part of the atom is empty or the hollow, and the positive and whole mass of the atom is situated in a small region, which is called as the nucleus by Rutherford, and the nucleus का जो पार्ट है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट। hence the nuclear mass जो है वो स्मॉल रीजन में कंसेंट्रेटेड है, इसलिए न्यूक्लियर पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द mass of atom, and the जो empty part है that is the extra nuclear part which is responsible for the वॉल्यूम ऑफ एटम। अब मैं बता चुका हूं कि एटम का वॉल्यूम कितना होता है करके। एटम मैंने बोला था आपको कि अगर एक स्टेडियम में बेटा क्रिकेट ग्राउंड है तो उस क्रिकेट ग्राउंड का जो क्रिकेट ग्राउंड होगा पूरा स्टेडियम होगा, तो उतना क्या होगा? एटम होगा। और उसके अंदर सेंटर में अगर हमने टेनिस बॉल रख दिया तो वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। इतना छोटा होता है न्यूक्लियस, किसके कंपेरिजन में? एटम के। मतलब एटम की जो रेडियस है ना, एटम की जो वॉल्यूम है, एटम का जो वॉल्यूम है बेटा वो 10 to the power 15 टाइम ज्यादा होता है
वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लिख के बताऊंगा, इधर देख लीजिए। और भी देखो, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं बेटा कंक्लूजन के बाद में आता है, कंक्लूजन के बाद में ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो लिख दिया मैंने, अब देखो उसने और क्या बोला था, यही इसी स्लाइड पे लिख देता हूं, चलिए इसी स्लाइड पे लिख देता हूं ताकि सारे कंक्लूजन एक ही स्लाइड पे मौजूद रहे, ठीक है। इधर देखो, ये बात सबको क्लियर है, तीन बातें यहां से समझ में आ गया। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस समझ में आ गया आपको, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूक्लियर पार्ट क्या होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट एम्प्टी है, न्यूक्लियर पार्ट क्या है बेटा, भरा हुआ है, और उसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब इधर देखो बेटा, नेक्स्ट क्या बोला उसने, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दी बोलो, अराउंड दी न्यूक्लियस, अराउंड दी न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ और सर्कुलर पाथ, और दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज दी ऑर्बिट। ये ऑर्बिट बेटा बोहर ने बोला था, किसने बोला था, बोहर ने, ये इसने नहीं बोला ऑर्बिट, उसने सिर्फ इतना बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा एक फिक्स सर्कुलर पाथ में, और उस फिक्स सर्कुलर पाथ को नाम दिया था बेटा ऑर्बिट। लेकिन ये किसने दिया था, बोहर ने दिया था। इसके बाद में बोहर का एटॉमिक मॉडल आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जब घूम रहा है बेटा, तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ओए, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, सो दैट इज न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखेगा और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस होल्ड करके रखेगा। ऐसे बोलिए कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आ रहा है ना सबको समझ में रहे। अरे यार ये देखो, ये बेटा एटम है और ये एटम का सेंटर है जिसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो लगातार घूम रहा है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये होता है कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। किसके बराबर होता है, K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आ रहा सबको समझ में। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड टुगेदर बाय अ न्यूक्लियस थ्रू अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बात। यहां पे देखो, यहां पे लिख देता हूं कि दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड टू द न्यूक्लियस, हेल्ड टू द न्यूक्लियस। इधर देखो बेटा, हेल्ड टू द न्यूक्लियस, हेल्ड टू द न्यूक्लियस ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज व्हिच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, इधर देखो, मैंने बोला है इलेक्ट्रॉन में, किसमें, इलेक्ट्रॉन में एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस बोथ आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो न्यूक्लियस भी चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस भी क्या है, चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, चार्ज है। जब दो चार्ज पार्टिकल में क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है, तो उसे बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आ गया सबको समझ में, क्लियर है बात। यहां पे पहली बात क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। अब जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, बता बोला आप बुक खोल के बेटा तो बोला कितनी होती है, कितनी होती है वैल्यूज, FA हाँ बता, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, K Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान देना पड़ता बेटा, पहले ये देख लीजिए आप, अगर आपकी इसकी तरफ ध्यान होगा तो वो आप बुक्स वैसे ही आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप बुक्स पढ़ोगे और बाद में इधर ध्यान दोगे तो फिर आपको बुक भी नहीं समझ में आएगी, ये भी नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो क्लियर है सबको बातें यहाँ पे। अब दूसरी बात, एक लास्ट बात बता देता हूं। उसने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बेटा अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो एनर्जी लॉस नहीं करती, एनर्जी लॉस नहीं करती, और यही उसका ड्रॉबैक्स है।
जब मैक्सवेल के जो क्लासिकल थ्योरीज है, मैं कल बताऊंगा आपको मैक्सवेल की क्लासिकल थ्योरी, उसमें क्या बोला था मैक्सवेल ने कि जब कोई चार्ज पार्टिकल अगर घूमेगा तो वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा। मुझे एक बात बताइए, आपको बोला मैंने जाओ 2 किलोमीटर का राउंड लगा के आओ, घूम फिर के दौड़ लगा के आओ 2 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की दौड़ लगा के आएंगे आप बेटा, और बोलूंगा आपको 5 किलोमीटर दौड़ लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे ना, क्योंकि आपकी एनर्जी खर्च हो चुकी है, एनर्जी कम हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो बेटा एनर्जी अगर आपके पास में कम होगी तो आप दौड़ लगाओगे क्या, दूसरा चक्कर मारोगे क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन तो बेटा रात दिन सुबह शाम घूम रहा है ना, किसके अराउंड घूम रहा है? न्यूक्लियस के। तो उसकी एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी, होगी ना। लेकिन रुदरफोर्ड ने यह बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो वह एनर्जी लॉस नहीं करता, एनर्जी लूज नहीं करता। क्लियर है बात? लेकिन वो एनर्जी लूज करता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। अब एनर्जी अगर वो लूज करेगा तो देखो इधर, इधर देखो बेटा, एनर्जी अगर लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के करीब आता रहेगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से एनर्जी लूज कर रहा है बेटा, एनर्जी क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। ये देखो आप, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके ऐसा आएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा ना। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? क्योंकि जब जैसे जैसे वो न्यूक्लियर के करीब आएगा तो वैसे वैसे डिस्टेंस जो है उसका कम होता चला जाएगा। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस बेटा किसके अंदर, सॉरी इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इधर देखो बेटा, बोलना नहीं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। क्यों गिरेगा? जब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसे बोलते हैं बेटा न्यूक्लियर कोलैप्स। उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर कोलैप्स। और रुदरफोर्ड को पूछा गया कि बताइए न्यूक्लियर कोलैप्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो कोई ख्याल नहीं है, मतलब न्यूक्लियर कोलैप्स के बारे में कोई बात नहीं की बेटा उसने। आ रहा है सबको समझ में? अब उसने बोला ना कि चार्ज, देखो मैक्सवेल ने बोला कि चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो वो एनर्जी लूज करता है। तो बेटा ये ऐसा चार्ज पार्टिकल है ना इलेक्ट्रॉन, जब घूमेगा तो न्यूक्लियर कोलैप्स कर जाएगा। तो न्यूक्लियर कोलैप्स के बारे में कोई बात नहीं की थी बेटा रुदरफोर्ड ने, इसलिए उसके मॉडल को क्या कर दिया गया था? डिस्कार्ड कर दिया गया था। कल थोड़ा सा देखो कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन क्लियर है सबको? ऑब्जर्वेशन क्या थे, कंक्लूजन क्या थे? अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने रेडिएशन भेजेंगे तो कितने रेडिएशन में से कितने रेडिएशन डिफ्लेक्ट कर जाएंगे या स्कैटर्ड कर जाएंगे, और वो कैसे निकालना, उसके ऊपर कल के लेक्चर में प्रॉब्लम भी कराऊंगा। ठीक है, आगे कल कंटिन्यू करें, कर दो।